हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। अब ये किसकी डिडक्शंस हैं? आपके सामने है सैलरी चैप्टर की। तो अभी तो मैंने सैलरी चैप्टर फिनिश करना है, ये लास्ट पार्ट है, मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन का। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द प्रैक्टिकल पोर्शन एज वेल, ठीक है। तो अब आज आपके सामने पढ़ाएंगे हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सैलरी के लिए, और साथ में रिलीफ अंडर सेक्शन 89 भी आपको इसी केस में पढ़ाया जाएगा। क्या होता है, ये दोनों चीज़ें करेंगे स्टार्ट। लेकिन दोस्तों, उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। जो चैनल का लिंक है आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, अब बात करनी है सबसे पहले डिडक्शंस की। तो डिडक्शन जो सैलरी में मिलती हैं, सिर्फ 3 डिडक्शंस हैं, इससे ज़्यादा है ही नहीं, और बहुत आसान है। मैंने ज़्यादातर टॉपिक इसमें मतलब ज़्यादा आपको मुश्किल देखेंगे भी नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन एक इनकम टैक्स कहता है कि आपको मिल रही है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की, तो इसका मतलब इनकम टैक्स कहता है कि इतनी माफ़ी तो हमारी तरफ से आपके लिए, हमारी तरफ से मतलब जितनी ग्रॉस आपकी बनेगी, ठीक है। ग्रॉस आपकी कितनी बनेगी, दैट इज़ ग्रॉस सैलरी जो भी बन गई आपकी ग्रॉस सैलरी, उसमें से क्या करना है, उसमें से जो हमारी अमाउंट बनती है 50,000 माइनस कर दो। और या फिर जितनी बनती है, अगर 50,000 से कम है उतनी ही माइनस कर दो। मतलब 50,000 तक आपको सैलरी में माफ़ी है, सीधी सीधी बात, ठीक है। विच एवर इज़ लोअर का केस बात की बात है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ 50,000 तक माफ़ी है। बाद में बात आती है एंटरटेनमेंट अलाउंस की, जो है सेक्शन 16 क्लोज 2 के अंदर। अब सर, अगर हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस की, तो क्या कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करना है, आपको ना क्वेश्चन में एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया होगा, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, जब आपने ग्रॉस सैलरी की कैलकुलेशन करनी है, उसके बीच में एंटरटेनमेंट अलाउंस जितना दिया है उतना का उतना डाल देना है भाई, उतना का उतना डाल देना है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, उतना का उतना डाल दो, कोई चक्कर की बात नहीं है। लेकिन 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 उसकी डिडक्शन मिलेगी बाद में आपको, जब ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। उस ग्रॉस सैलरी में जो आपने एंटरटेनमेंट अलाउंस लिया होगा वो बाद में माइनस हो जाएगा। अरे भाई, एक चीज़ रुको 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 रुको, ब्रेक लगाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करा, आप मेंशन लिख लेना। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, ये एंटरटेनमेंट अलाउंस उन्हीं चीज़ों को मिलेगा, उन्हीं एम्प्लॉयज़ को मिलेगा जो एम्प्लॉयर गवर्नमेंट, मतलब एम्प्लॉय को मिलेगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर उनको दे रहा है। मतलब सिर्फ एम्प्लॉयर अगर गवर्नमेंट वाला है, वो एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रहा है, तब ही उसी एम्प्लॉय को क्या होगी, यानी इन शॉर्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर के द्वारा ही ये चीज़ें एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन में जाएंगी, उसके अलावा सिंपल वाले में नहीं। सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अगर देता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, तब ही डिडक्शन मिलने वाली है, नहीं तो नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर मिल भी जाती है गवर्नमेंट में के अंदर, तो कितनी मिलेगी? अब ये क्वेश्चन आ गया। तो भाई 3 चीज़ें दी हैं, लोअर ऑफ देखना है तीनों का। लोअर ऑफ देखना है, 1/5 का बेसिक सैलरी पता होती है, उसका 1/5 कर दो, 1/5 कर दो। 5,000 लेना है, या जितना एंटरटेनमेंट मिला है उतना ले लो। तीनों में से जो अमाउंट सबसे छोटी होगी ना, वही अमाउंट कर देनी है। लेकिन ये गवर्नमेंट का केस है, ध्यान रखना, सीधा एम्प्लॉयर नहीं ले सकता। क्लियर? जो कि बस अब ये ज़रूर, राइट। अब बात आती है कि सर प्रोफेशनल टैक्स कैसे करेंगे हम। ये भी सेम वैसे ही चलना है, लेकिन इसमें कोई केसेस नहीं है एम्प्लॉयर है कि एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट वाला है कि नहीं है, छोड़ो इसको। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सेम वही केस। ग्रॉस सैलरी में ये आएगा तो उसमें ऐड कर देना है, लेकिन जब ग्रॉस सैलरी कर लेंगे तो कैलकुलेट, उसके बाद स्टैंडर्ड मतलब उसके बाद डिडक्शंस में इन्हें माइनस करना है। सेक्शन 16 क्लोज 3 का पार्ट है। कैसे माइनस करना है सर? माइनस कैसे करना है, याद रखना है, जितना दिया होगा उतने का उतना ही माफ़ कर देना है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि 2500 से ज़्यादा एक एम्प्लॉयर, मतलब उन्होंने लिखा है द टोटल अमाउंट बाय द वे ऑफ प्रोफेशनल टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन पर्सन शैल नॉट बी एक्सीड 2500 पर एनम, मतलब 2500 पर एनम। अब 2500 पर एनम से ज़्यादा पूरे साल की वैल्यू प्रोफेशनल टैक्स में नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। इज़ इट? अगर ज़्यादा है तो वो चीज़ नहीं आएगी, अगर कम है तो वो डिडक्शन में चली जाएगी, राइट। ओके सर, अगर आपने प्रोफेशनल टैक्स का बताया है तो एक नोट भी बताते जाइए कि हाउ एवर इफ द एम्प्लॉयर पेड द प्रोफेशनल टैक्स डायरेक्टली और ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, देन द अमाउंट फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ सैलरी देन अलाउड एज अ डिडक्शन। वही बात जो मैंने ऊपर अभी कंप्लीटली पहले ही बता दी है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। क्लियर? बहुत आसान है।
तो डिडक्शंस का केस ख़त्म हुआ, बहुत आसान सा केस था, कोई इसमें बुरी बात अच्छी बात आपको लगी हो तो पढ़ लेना दोबारा, कोई नहीं है इसमें मुश्किल, बहुत आसान है, ठीक है। तो चलिए अब रिलीफ की बात कर लेते हैं। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा एक टॉपिक है जो कई बार आ जाता है पेपर में। तो कैसे करना है इसको, वेयर बाय एनी रीज़न, मतलब रिलीफ कब मिलता है, कब मिलता है, उनके 3 केसेस हैं, ध्यान से समझना। पहले वाला, चलो पहले वाला छोड़ो, दूसरे 2 केसेस ले ले पहले। दूसरे 2 केसेस में ले लो, एक तो फैमिली पेंशन के केस में, ठीक है, या फिर नो रिलीफ एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन। उन्होंने ये 3 केसेस में बताया कि या तो फैमिली पेंशन के बेस पे मिलेगा आपको रिलीफ, या फिर आप सीधी सी बात कह लो कि मिलना ही नहीं है अगर आपकी टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज हुई हैं तो। सर ये पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है कि अगर, ध्यान से पढ़ के एक बार समझा रहा हूँ, कि वेयर बाय रीजन ऑफ एनी पोर्शन ऑफ असेस्ड सैलरी बीइंग पेड इन एरियर और एडवांस और बाय रीजन ऑफ हिज हैविंग रिसीव्ड इन एनी वन फाइनेंशियल ईयर सैलरी फॉर मोर देन 12 मंथ और द पेमेंट ऑफ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ प्रॉफिट अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3। सर इतनी बड़ी लाइन तो बोल दी, उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई एरियर का टॉपिक पढ़ाया था पीछे, क्या था कि सैलरी किसी महीने की देने वाली रह गई है एम्प्लॉयर की, या फिर आप उसको प्रीवियस ईयर की कोई सैलरी पे कर रहे हो, तो वो चीज़ अगर है, यानी कोई सैलरी जो पिछले साल नहीं दी गई थी उसको अब हम दे रहे हैं, या उस किसी साल की सैलरी, किसी महीने की सैलरी रह गई है उसको हम दे रहे हैं, पहले वो उस केस के लिए क्या है, एरियर। और उन एरियर्स को पूरा करने के लिए जब हम बात करते हैं तो एरियर्स की कलेक्शन के लिए उन्होंने रखा हुआ है लीव रिलीफ अंडर सेक्शन 89। सर ये एरियर वाला किस्सा समझ में नहीं आया। अरे भाई जब रह गया हो पार्ट, मतलब सैलरी नहीं मिली आपको, एरियर और सैलरी क्या है, सैलरी नहीं मिली आपको, अगर नहीं मिली तो टैक्स तो लग गया था ना उस समय पे, तो क्या करोगे, टैक्स तो लग गया था, क्योंकि हमने पढ़ा था पीछे विच एवर इज अर्लियर, जो हमें ड्यू और रिसिप्ट बेसिस पे मिला है विच एवर इज अर्लियर, तो ड्यू बेसिस पे हमने लगा दिया था। पर सर अभी हमें मिल रही है, क्या करें, क्या करें, तो रिलीफ मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा सर, उसके लिए आपको एक स्टेप बताता हूँ कैसे रिलीफ मिल सकता है। तो स्टेप ज़रा ध्यान से समझिएगा। फर्स्टली कैलकुलेट द टैक्स ड्यू इन द करंट ईयर, फर्स्टली कैलकुलेट द टैक्स ड्यू इन द करंट ईयर बाय इंक्लूडिंग द एरियर इन टोटल इनकम। ध्यान से समझ लेना, पहले आपने क्या करना है, टैक्स। अच्छा सर ये स्टेप्स बताऊं पहले या फिर सीधे आपको करवाऊं, बताता हूँ पहले, इतना ज़्यादा क्या चलना है। पहले चलो कि कैलकुलेट करो टैक्स जो आपका ड्यू बचता है इस साल का बाय इंक्लूडिंग द एरियर इन टोटल इनकम। टोटल इनकम में सबसे पहले एरियर को इंक्लूड करो, उसके बाद टैक्स देखो कितना बनता है इस साल का जो ड्यू रहने वाला है, मतलब टैक्स कितना ड्यू रहता है, पहले ये देखना है। कैसे देखना है, क्या करना है, नीचे आपको उसका प्रैक्टिकल दे दिया जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द टैक्स ड्यू इन करंट ईयर बाय एक्सक्लूडिंग द एरियर। पहले हमने एरियर को ऐड करके देखना है, फिर हमने एरियर को एक्सक्लूड करके देखना है। एक्सक्लूड का मतलब ये नहीं होता कि उस बीच में माइनस करने लग जाओ, कुछ लोग माइनस करने लग जाते हैं, अरे भाई माइनस नहीं करना, लेना ही नहीं है, लगी बात समझ। फिर आता है कंप्यूट द डिफरेंस ऑफ 2 फिगर्स, दोनों फिगर्स का आपस में डिफरेंस देख लो कितना कितना बनता है, इंक्लूड करके और बिना इंक्लूड के, ठीक है, उतना ही बनेगा वैसे, लेकिन डिफरेंस को हमने एक्स नाम दे देना है। ओके, नाउ कैलकुलेट ईयर टैक्स ड्यू इन द ईयर फॉर विच द एरियर्स हैव बीन रिसीव्ड बाय इंक्लूडिंग द एरियर इन टोटल इनकम। अब आपने क्या करना है, नाउ कैलकुलेट योर टैक्स, जो आपका ड्यू बचता है टैक्स, ठीक है, इन द ईयर फॉर विच द एरियर हैव बीन रिसीव्ड, उस साल का टैक्स निकाल लो जिस साल में वो एरियर हुए थे। क्लियर हुआ। फोर्थ पॉइंट में क्या करना है, पहले तो हमने उसी साल का निकाला जिस साल में हम डील कर रहे हैं, लेकिन अब हमने टैक्स उस साल का ड्यू निकालना है जिस साल का हमें एरियर है, ठीक है। फिर उसके बाद 5वें स्टेप में उल्टा कर दो, क्या करना है, देन द कैलकुलेट योर टैक्स इन द ईयर इन विच द एरियर हैव बीन रिसीव्ड बाय एक्सक्लूडिंग द एरियर। जिस साल में इंक्लूड करा था उस साल में, मतलब पहले टैक्स निकालो, मतलब जो हमारा इंक्लूड करके आया था, ठीक है, मतलब टैक्स निकालो जो हमें इंक्लूड करके आया था, और फिर एक्सक्लूड का टैक्स निकालो जो हमें एक्सक्लूड करके फिगर आई थी, ठीक है। तो इन शॉर्ट जिस साल के हमें एरियर हमने इंक्लूड करके डाले हैं उसका पहले निकालना है, फिर एक्सक्लूड का निकालना है। आफ्टर दैट कंप्यूट द डिफरेंस ऑफ 2 फिगर्स, फिर दोनों डिफरेंस का टैक्स का भी डिफरेंस निकाल देना है। पहले हमने टोटल इनकम का निकाला, अब हमने उनका जो टैक्स का मतलब मेन फिगर निकली है वो निकाला है। अरे भाई जिसको समझ में नहीं आ रहा रुको, ब्रेक लगाओ यहाँ पे, चिंता की बात नहीं है, आगे आने वाला उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, मुझे पता है कईयों के सिर से ऊपर जाने वाला है ये सब। तो पढ़ के देख लेना, पढ़ के बार बार पढ़ोगे फिर ये याद हो जाएगा, याद का मतलब स्टेप कवर हो जाएंगे।
तो सर अब आपने बता दिया ये वाई स्टेप आ गया, अब वाई आ गया तो वाई और एक्स को आपस में माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाए। हाँ जी सर, समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, आओ प्रैक्टिकल के ऊपर। प्रैक्टिकल आपके सामने है, कैसे समझना है एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जो भी पॉइंट नहीं समझ पाए इसमें बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि भाई सूरज की इनकम है और 1920 सन की है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 है, उसमें उसकी इनकम 15 लाख रुपए है, ठीक है। अब उसको एरियर मिलते हैं 3 लाख रुपए, जो कि 18-19 साल के हैं, हमें उसकी टोटल इनकम पता चल गई 18-19 की कितनी है, 6 लाख रुपए। तो 6 लाख उसकी इनकम पिछले साल की है, मतलब 18-19 की है, और 1920 की 15 लाख है, एरियर 3 लाख है, सभी नॉलेज हमारे पास है। अब क्या करना है सर, एक कॉलम बनाइए 1920 का, एक कॉलम बनाइए 18-19 का। सर पहले 1920 फिर 18-19 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हमने करना है कि एक कॉलम बनाना है 1920 और 18-19 दोनों में मिला के, मतलब दोनों में दो दो कॉलम बनाने हैं, एक है विद एरियर और एक है विदाउट एरियर, राइट। मैंने ऊपर बताया था। विद और विदाउट का केस समझते हैं। अब क्या करना है, विद में हमने विद वाली इनकम लिख दी और विदाउट में विदाउट डाल के लिख दी। मतलब 15 लाख इनकम थी कि नहीं थी, 15 लाख थी, उसमें विद डाला 3 लाख ऐड कर दिए 18 लाख बन गया, और विदाउट में 15 लाख बन गया। सर अब हमने टैक्स लगाना है, वो तो लग जाएगा कि नहीं लगेगा। बेसिक स्लैब्स पता है ना, बेसिक स्लैब्स तो पता है, नहीं पता तो ज़रा समझ लेना पीछे जाके, बेसिक स्लैब्स का मैंने बताया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो अब बताते हैं इसे कि बेसिक स्लैब मतलब 2.5 लाख तक लगेगा, ये वो सारी चीज़ें, वो आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगा जिन लोगों को क्लियर है। अब उसमें सेस लगेगा, तो टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी बन गई कि नहीं बन गई, बिल्कुल बन गई सर। अब ये पहला दूसरा स्टेप था, तीसरा हम नहीं पहुंचे, तीसरा नीचे कैलकुलेट हुआ है, फोर्थ ऊपर है। तो थर्ड में क्या करना है, जितना डिफरेंस बना 3,66,000 पहले का आया, और विदाउट एरिया 2,73,000 आया, दोनों को माइनस करा तो हमारे पास 93,600 दोनों का मिला के आया। ओके सर, हो गया। अब बात करते हैं 18-19 की, पुराने साल की। तो फोर्थ और फिफ्थ हमने सेम टू सेम जैसे वैसे करा था, वैसे ही वैसे इसमें करना है। ऐड करके 9 लाख बन गई, विदाउट 6 लाख थी, ठीक है। हमने उसके ऊपर टैक्स लगाया। टैक्स कैसे लगाते हैं भाई, जिनको ये नॉलेज नहीं है पहले बता रहा हूँ, वो पता करके आई हैं पहले, फिर आपको समझ में आया ये सब कुछ। और फिर उसमें सेस लगाया, और फिर उसके बाद टैक्स लाइबिलिटी बन गई, ठीक है। तो टैक्स लाइबिलिटी जब बनी है तो सर टैक्स लाइबिलिटी के बाद हमारे पास सिक्स्थ स्टेप आ गया, दैट इज दोनों का 96,200 और 33,800 में डिफरेंस क्या बना, दैट इज 62,400। तो सर हमने क्या करना है, थर्ड और सिक्स्थ जो स्टेप है, जो दोनों हमने निकाले हैं, दोनों में डिफरेंस निकाला तो हमें जो डिफरेंस मिला, इट्स डिफरेंस नोन एज रिलीफ अंडर सेक्शन 89। क्लियर। तो बस फिर हो गया काम। क्या था, कुछ भी नहीं था। इस साल का पिछले साल का, जिस साल के एरियर हैं, जिस साल का एरियर नहीं है, दोनों का ले लिया, विद और विदाउट ले लिए, विद और विदाउट में डिफरेंस निकालना है दोनों के, और दोनों विद और विदाउट वाले डिफरेंस के जो आंसर्स आए हैं उन दोनों को भी आंसर को माइनस करके रिलीफ निकल जाएगा। जिनको बात समझ में आई है वो तो समझ गए, जिनको नहीं आई एक बार रिपीट करिएगा वीडियो को, दोबारा समझ में आ जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है, एक बार बस प्ले करो, दोबारा रिपीट हो जाएगा, दोबारा आंसर आ जाएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब बात इतनी सी होती तो कवर हो जाती, लेकिन उन्होंने इनकम टैक्स पूछा था, तो जितना हमारा रिलीफ आता है, रिलीफ के बाद टैक्स पेएबल, दैट इज टैक्स एट नंबर 1, दैट इज रिलीफ, फिर आपने उसके ऊपर टैक्स निकाल देना है। जिनको ये नहीं समझ में आया वो पहले टैक्स सीख के आई हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम टैक्स तो नहीं बता रहे, जिनको पता करना है वो देखिए ज़रा वीडियोस हमारी, उसके बाद समझ में आ जाएगा कैसे निकालते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिलीफ अंडर सेक्शन 89 दोस्तों। आई होप आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये सब कुछ अच्छे से, कि रिलीफ अंडर सेक्शन 89 कैसे निकालते हैं। दोनों का डिफरेंस हमने निकाला था 31,200, वो हमारा रिलीफ अंडर सेक्शन 89 आंसर आ चुका है। क्लियर। चलिए जी, तो बस दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो हमने आज करा डिस्कस, डिडक्शंस और रिलीफ का। आई होप आपको अब समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से। बस आज की इस वीडियो में इन डिडक्शंस और रिलीफ के साथ ख़त्म करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा आने वाली वीडियोस के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बगैर जाइए मत। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे।